चलो स्टार्ट करते हैं फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, ये क्या है ना कि इंडिया का पॉलिसीज़ के बारे में, मतलब इंडिया का क्या अभी उसका कंडीशन है, वर्ल्ड में वो कहाँ स्टैंड करता है, उसका क्या-क्या मतलब 2022 में उसके साथ मतलब क्या-क्या हुआ, उसका जो स्टैंड है, मतलब वो यूरोपियन यूनियन या ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका स्टैंड क्या है, वो कहाँ स्टैंड करता है, चाइना के कंपैरिज़न में क्या है, तो ये सारा कुछ ये है। और इंडिया को फॉरेन पॉलिसीज़ को कैसे रिफ्रेम करना चाहिए ताकि वो वर्ल्ड में स्टैंड कर सके, ठीक है? उसका बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, तो एक-एक करके देखते हैं कि क्या-क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात उठाया है कि यूएस के साथ, ठीक है? यूएस का हम लोग को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था कि हाँ, उसका जो गवर्नमेंट चेंज होगा। तो अब गवर्नमेंट चेंज होगा तो इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इम्पोर्टेंट बात है। अब देख रहे हैं कि जो बिडेन तो आ गए, लेकिन क्या ट्रम्प के टाइम में जो पावर शिफ्ट हुआ था, हम लोग देख ही रहे थे कि ट्रम्प के टाइम में अमेरिका का जो कंडीशन था वो बहुत डिटोरिएट किया था एज़ अ पावर, वो बहुत डिटोरिएट किया था। तो अब क्या पावर शिफ्ट वापस जाएगा? मतलब इसमें खाली ये बात है कि क्या 2021 जो ईयर आ रहा है, वो क्या जो भी ट्रेंड जिसका जेनेसिस 2020 था, उसका सीमेंटिंग कर पाएगा? अब आते हैं, उसके बाद और क्या बात किया है कि अब जैसे जो बिडेन आए तो उनका यूएस और यूरोप एक्सिस, ठीक है, कैसा रहेगा? प्लस उसके बाद अब देख रहे हैं कि चाइना, तो चाइना यूरोपियन यूनियन का शिफ्ट, चाइना की तरफ यूरोपियन यूनियन और चाइना जो अभी रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया है, ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो बात आ रहा है। और क्या है कि यूएस का कैसा कंडीशन है वो तो बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद और क्या है कि इंडिया का जो ऑलरेडी चाइना के साथ 2020 में रिलेशन खराब हो चुका है, किस चीज़ को लेके? अग्रेशन इन ईस्टर्न लद्दाख में। और फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम हुआ है चाइना के साथ, वो भी हम लोग को अभी दिख रहा है, क्योंकि 2020 में याद करो कि चाइना से हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो वो है। अब देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर, मतलब चाइना एक स्ट्रॉन्गर पावर के रूप में दिख रहा है, हर तरफ से। मिलिट्रीली देखा जाए तो वो डोमिनेटिंग है इंडो पैसिफिक ओशन में। फिर उसके बाद क्यों? क्योंकि वो अभी जस्ट अनाउंस किया था कि लॉन्च करेगा उसका 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर 2021 में। फिर उसके बाद रशिया के साथ उसका मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा हो गया है। फिर और क्या है, चाइना का पोजीशन एशिया में और स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीआरआई को लेकर के चाइना क्या है, बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में। तो ये सब दिख रहा है। अब आते हैं इकोनॉमी फर्स्ट फॉर यूरोप। तो अब हम लोग के पास जो डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन लीडर्स जो उभर के आए हैं इस न्यू ईयर में, वो है शी जिनपिंग चाइना के, व्लादिमीर पुतिन रशिया के, और रिसेप तय्यिप एर्दोगन जो टर्की के। तो ये क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि एस्क्यूड टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि यूरोप में क्या ब्रेक्सिट हो गया। अब मतलब यूरोपियन यूनियन क्या है, बहुत ज़्यादा जैसे चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चाइना को compete करने वाला पावर तो ब्रिटेन हट गया। फिर क्या है, जर्मनी, एंजेला मार्केल अभी हटने वाली है, ठीक है? तो फिर क्या है, रिटायरमेंट होने वाला है। उसके बाद भी जर्मनी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बोले हैं कि चाइना ईयू का जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, उसमें क्या है, चाइना को देखा जा रहा है कि चाइना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब चाइना वो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर रहा है, ठीक है? यही सब दे करके देखा जा रहा है। अब क्या है कि अब्राहम अकॉर्ड तो हो गया है। अच्छा थोड़ा पूछे, खाली हम लेक्चर दे रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड किसके-किसके बीच हुआ? अ, पूजा का हाथ उठाया है। हाँ, पूजा बोलो। इज़राइल और यूएई और बहरीन। हुँ। तो अब्राहम अकॉर्ड के बाद इज़राइल और यूएई, लेकिन क्या है, ईरान के साथ तो कंटेंशन बढ़ा हुआ है, और हम लोग का इंडिया का क्या है, इज़राइल को भी सँभालना है और ईरान को भी सँभालना है।
ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हम लोग का वो जो रिस्क है वो फ्लूइड रिस्क है। क्या-क्या? ईरान को भी सँभालना है, इज़राइल को भी सँभालना है और ईरान का जो प्रॉक्सिमिटी है चाइना से मतलब ज़्यादा है, ठीक है? तो ये बात है। तो यही सब देख कर के मतलब ये भी दिख रहा है कि ऐसा ना हो कि इंडिया मतलब आइसोलेट टाइप का, इंडिया आइसोलेट हो जाए। कैसे? क्योंकि सारे जगह से जैसे सिनो इंडियन रिलेशन खराब हो चुका है। फिर उसके बाद पाकिस्तान को लेकर के जो चाइना पाकिस्तान के साथ है और बाकी ईयू चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना का कंटेंशन है इंडिया के साथ लेकिन इंडिया का दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड वैसा कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि रशिया भी चाइना शिफ्ट हो रहा है। तो ये सब को लेकर के है। ऊपर से हम लोग का नेबर्स में भी प्रॉब्लम है। नेबर्स में तो पाकिस्तान एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन हमारा भले नेबर्स में हम लोग बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका से कुछ इम्प्रूव कर दिए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि हाँ, वो हम लोग का मतलब ब्लाइंडली जो ब्लाइंड सपोर्टर है, उस तरह का तो नहीं है। नेपाल को देख के हम लोग देख ही लिए कि नेपाल में हम लोग का टेंशन हो गया था, भले थोड़ा-सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी टेंशन तो हो गया था। अब आते हैं कि और क्या? रशिया से हमारा था, लेकिन यूएस का क्लोज़नेस मतलब दिखने के कारण, ठीक है? यूएस कितना सपोर्ट करेगा नहीं पता, लेकिन यूएस का क्लोज़नेस देखने के कारण रशिया और ईरान पे मतलब हमारा जो हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड्स जो रह चुका है, रशिया और ईरान, वो कंट्री क्या हो रहा है, उस पे हम लोग का इमेज खराब हो जा रहा है, ठीक है? फिर और क्या है बहुत सारा जगह पे है जैसे इंडिया आइसोलेट हो जा रहा है कहाँ पे एज अ सुप्रा नेशनल बॉडी कैसे क्यों क्योंकि बहुत जगह फाउंडिंग मेंबर रह चुका है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में वो फाउंडिंग मेंबर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क में लेकिन क्या है नॉन अलाइन मूवमेंट में वो अब तो वो मतलब अपना पावर खोते जा रहा है और ऊपर से वो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था इस बार किया वर्चुअली लेकिन पिछले बार वो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था तो ये जो जहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है उसका इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा है फिर नेक्स्ट अगर देखें कि जो न्यूअर इंस्टीट्यूशन है जैसे बे ऑफ बंगाल का बिम्स्टेक फिर उसके बाद वो जो हार्डली सक्सेसफुल है फिर उसके बाद आते हैं रिसेप रिसेप से वो बाहर ही निकल चुका है और फिर आरआईसी यानी रशिया इंडिया चाइना जो एक ग्रुपिंग है वहां पे वो एडवांटेज लेने में फेल कर चुका है तो ये क्या है कि अब रिलेशन उसके साथ रशिया और चाइना के साथ ऑलरेडी मतलब डिटोरिएट किया है तो ये सारा देख के बोला जा रहा है कि जहाँ पे स्टैंड उसको लेना चाहिए जहाँ पे वो स्ट्रांग होल्ड बना सकता था जैसे नाम वहां पे वो फाउंडिंग मेंबर है तो एक स्ट्रांग होल्ड बनता सार्क जहाँ पे साउथ एशियन नेशन में वो एक स्ट्रांग पावर है वहां पे वो बना सकता था तो ये सब जगह पे क्या है ना कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो खोते जा रहा है और ये सब तो बहुत नॉमिनल है तो इसी को लेके पूरा है मतलब उसका स्ट्रैटेजी मतलब 2020 में उसका जो भी रहा है 2021 में वो कैसे सारा नेशन से कैसे कैसे अलग हो रहा है फिर उसके बाद क्या क्या उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है ये सारा को लेकर के ये आर्टिकल है पढ़ना मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा अब आते हैं नेक्स्ट ये फिर से आ जाओ रिक्लेमिंग सार्क फ्रॉम द एशेस ऑफ 2020 ये पूरा सार्क के बारे में ही दिया हुआ है कि सार्क में इंडिया जो होल्ड कर सकता था एज अ पावर ठीक है और सार्क जो कमजोर हो रहा है सिर्फ क्या तो कुछ कंट्रीज मतलब इंडिया और पाकिस्तान का कंटेंशन की वजह से ये मतलब कमजोर हो रहा है और देखा जाए तो ये एक अच्छा पावर था ये पूरा आर्टिकल में इसका क्रक्स यही है कि ये एक अच्छा एसोसिएशन बन सकता था जो कि इंडिया को सपोर्ट करता ठीक है कैसे कैसे है वो देखते हैं एक करके जैसे कि 36 इयर्स मतलब सार्क का शुरुआत हुए 36 इयर्स हो गया लेकिन ऑलमोस्ट डेड इन अ वाटर मतलब ये ऑलमोस्ट डेड है तो ये मतलब इसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि जब वो 2016 में समिट होने वाला था तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कारण पाकिस्तान में ये पाकिस्तान होस्ट करने वाला था तो इंडिया मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ठीक है तो इसीलिए इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया फिर उसके बाद अब इन मतलब पाकिस्तान तो है सार्क का पार्ट
तो इसमें क्या है कि फ्रैगमेंटेड वो हो गया है, मतलब कि वो क्या है कि अलग अलग कंट्री है और दो कंट्री की वजह से वो सारा कुछ बिखरा हो गया है। तो इसमें और भी बात लिखा हुआ है, इसमें बोला है कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान को या तो बुलाने में या तो पार्टिसिपेट करने में पाकिस्तान को अलग करता है, तो वो मीटिंग ही नहीं होता, मतलब पाकिस्तान को एक वीटो पावर मतलब वीटो मिल जाता है, क्या कि वो मीटिंग ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो भी एक प्रॉब्लम है। यही सार्क का रिलेटेड पूरा है। फिर उसके बाद ये भी है कि जो पेंडेमिक में जो है एशियन इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ा है। अगर सार्क कंट्रीज, ठीक है, ये सारा आर्टिकल में यही सब लिखा हो, सार्क कंट्रीज अगर एक स्ट्रॉन्ग, सपोज कि एक स्ट्रॉन्ग ये बना पाता, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करें, जैसे ये पूरा सार्क कंट्रीज ये ग्रुपिंग बना लेता, ठीक है, ये जो पूरा इसका बता बता दे, जो इधर में है, ये तो इधर से आएगा। तो ये अगर पूरा ग्रुपिंग बनता तो पेंडेमिक जो भी आता तो यहाँ पे क्या था, हर चीज में सुविधा होता। एक तो पेंडेमिक के टाइम में प्रिपेयर्डनेस, तो सारे मतलब एक दूसरे के को सपोर्ट करने में आसानी होता। प्लस उसके बाद जो वैक्सीन का ट्रायल था, फिर स्टोरेज होता, तो सारे कंट्रीज में अगर होता तो वो पेंडेमिक से लड़ने में ज्यादा आसानी होता। ये सब को लेकर के ये न्यूज है, और प्लस इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता सबका इकोनॉमी पे जितना कि अभी पड़ा है, अगर रीजनल कोऑपरेशन अच्छा होता तो। फिर उसके बाद ये भी बात बोला है कि हम लोग का जो इमिग्रेशन है, जैसे गल्फ कंट्री से बहुत सारे लोग बाहर आ गए, मतलब वापस आ गए पेंडेमिक की वजह से। अगर इस तरह से रीजनल हम लोग का सार्क अगर अच्छा रहता तो जो जाते, जैसे कि हम लोग का अफ्रीका में क्या है ना, एक ही वीजा चलता है सारा, ईस्ट अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीजा बोलते हैं उसको। तो वो अगर उस तरह का अगर ये रहता सार्क कंट्रीज में, तो क्या होता है कि लोग आना जाना वो एक ही वीजा रहता, तो इतना असर नहीं पड़ता। जैसे कि उन लोग अब वापस आ गए तो अब इकोनॉमी असर पड़ा, मतलब रेमिटेंसेस जो फॉरेन रेमिटेंसेस है वो घट गए। तो वही बात बोला है कि इतना असर नहीं पड़ता जितना अभी पड़ रहा है। ये पढ़ना वो अच्छा ये है, सारा बहुत सारा व्यू दिया हुआ है। और वही है कि ये भी बात है कि जो चाइना को लेके जो इंडिया को डील करना पड़ रहा है चैलेंज, उससे भी साउथ एशियन प्लेटफॉर्म पे इंडिया मोस्ट पोटेंट काउंटर मेजर है, मतलब वो सबसे ज्यादा, चाइना सार्क का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग एक जैसे क्या होता है, एक दोस्त एक ग्रुप है और वो उसको चाइना के अगेंस्ट, तो चाइना का भी तो इंटरेस्ट बाकी कंट्रीज पे होगा। तो बाकी कंट्रीज के चलते ही सही, मतलब उसको इंडिया को थोड़ा सा अच्छे से रखना पड़ता। सोच लो कि एक पावरफुल है और उसका सब दोस्त है, अब बाकी दोस्त से उसको फायदा हो रहा है, तो उसको रखे रहेगा ना कि हाँ इंडिया को भी मतलब वैसा कुछ थ्रेट ना हो, या फिर इंडिया के साथ भी अच्छा रिलेशन रखे। तो ये सब क्या होता है कि बाकी सब कंट्री के चलते इंडिया का अच्छा स्टैंड रहता, मतलब अच्छा पोजीशन रहता, उसको चाइना मतलब इस तरह से परेशान नहीं कर पाता। यही सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ना ये आगे तुम लोग का पढ़ने का है। फिर ये बोला भी है कि जैसे मोदी जी बोले कि हम नहीं ज्वाइन कर पाए सार्क का मीटिंग या कुछ भी, तो सब ये बोला कि जब बाकी सब मीटिंग आप कर पा रहे हैं तो सार्क का क्यों नहीं, इस तरह से वो आया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ना। आगे ये टेरर ट्रायल क्या है, तो सॉरी टेरर ट्रेल, तो ये क्या है ना कि हम लोग को पता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है एफएटीएफ, पता है ना, पता है कि नहीं? हाँ। हम्म, तो ग्रे लिस्ट में रखा है, तो इसमें क्या बात है कि इसमें बोला है कि जो टेररिस्ट है, ठीक है, जो भी डेजिग्नेट टेररिस्ट को जो डेजिग्नेट कर देते कि हाँ टेररिस्ट टेररिस्ट है, तो इन लोगों का अभी सिर्फ थ्रेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटॉर्शन, वो मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, इसी मतलब फंड रेजिंग करना, यही सब तक नहीं रह गया है। ठीक है, अब उन लोगों का दूसरा जो बोलते हैं कि और भी थ्रेट आ चुका है, जो है कि डिजिटल सिक्योरिटी से लेकर के,
क्यों? क्योंकि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया है, तो इसमें किसको कैसे पैसा जा रहा है और कौन किसको फाइनेंस कर रहा है, ठीक है, ब्लॉकचेन वाले को है, लेकिन सरकार तो नजर नहीं रख पा रही है। मतलब वो लेजर में है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में है, लेकिन वो किस लिए पैसा दे रहा है वो तो ट्रेसिंग नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या है कि सरकार तो उसको रोक नहीं पा रही है। तो ये सब को लेकर के आया है। और फिर उसके बाद क्या है कि जो पाकिस्तान को, ठीक है, मतलब ये क्लियर रेफरेंस पाकिस्तान को किया हुआ है कि मतलब पाकिस्तान को तो पहले से ही बोल चुके हैं कि वो सेफ हेवन्स फॉर टेररिस्ट ऐसे बोले हैं। और वो टेररिस्ट को 5 स्टार ट्रीटमेंट देता है, जो भी हो क्रिमिनल्स और उसको। और मतलब ये किया हुआ है कि उसको देता है। अब आते हैं, एक और बात बोलना है इसमें, ये दिखता नहीं है। इसमें क्या है कि पाकिस्तान, अभी ये बात हो रहा है कि पाकिस्तान जो क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को सेफ हेवन देता है, 5 स्टार ट्रीटमेंट देता है। अब जो अभी एशिया पैसिफिक का इसके बाद बोलेंगे, एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप का एक मीटिंग होने वाला है, जिसमें कि होने वाला था, अभी हो शायद हो भी गया हो, ठीक है, फरवरी में होगा। तो ये होने वाला है जिसमें कि ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट स्टेटस में रखा जाए या फिर डाउनग्रेड कर दिया ब्लैक लिस्ट में, या फिर उसका ग्रे लिस्ट हटा दिया जाए। अच्छा, इसमें और बात जो लिखा हुआ है, इसमें ये बोला है कि पाकिस्तान, ठीक है, ये बोलता है बार बार कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग सेफ हेवन नहीं रखे हैं, मतलब ये जो मतलब उठाता है मुद्दा। तो इसमें ये बोला है कि इंडिया का जो एफर्ट, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तुर्की, मलेशिया, ये सब जो है पाकिस्तान को हेल्प करता है, मतलब हेल्प किया है, वो भी अब जब देखा कि पाकिस्तान क्या है, उसका रिसेंट एक्शन क्या है, बहुत सारा अरेस्ट करवाया, मतलब सडन अरेस्ट, कन्विक्शन हुआ किसका, जाकिरुर रहमान लखवी का, हाफिज सईद का, और वारंट जैसे मोहम्मद मसूद अजहर का भी। सारा सारा क्या केसेस का है, टेरर फाइनेंसिंग। और इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तान को बोल रहा है, उसको ये पता था कि ये सारे लोग हैं, ठीक है। और क्या, ये मतलब ये अचानक अचानक जो डिसीजन लिया, क्यों? ताकि उसका जो आगे जो फ्यूचर हो, इकोनॉमिक फ्यूचर जो बोलेंगे, और जो एफएटीएफ का 27 पॉइंट्स है, एक्शन प्लान है, उसको कंप्लाई करने का कोशिश में ये सब एक्शन लिया, ठीक है। तो वही वो बोल रहा था कि मतलब इसका मतलब है कि उसको पता था कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, ये सारे लोग हैं, और इस तरह से वो मतलब सेफ हेवन प्रोवाइड किया था। ये सब है। और इसी से रिलेटेड न्यूज है, आगे पढ़ना। एफएटीएफ 27 पॉइंट्स दिया हुआ एक्शन प्लान, और अगर वो नहीं मानता है, मतलब ये सारे कंप्लाई नहीं करता है, तो उस या तो कंटिन्यू रहेगा या डाउनग्रेड होगा। इसी से रिलेटेड न्यूज है। और इंडिया का यही बोलना है कि इंडिया, मतलब इंडिया बोलता है कि हम सिर्फ इंडिया ही नहीं वॉच कर रहा है, बाकी पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी अब मतलब जगा हुआ है, और वो जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की तरफ है। अच्छा, ये पॉलिसी क्लाउड डिलेज वैक्सीन एक्सपोर्ट टू ब्राजील, ये तुम लोग का पढ़ने का है, मेरा बताना है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, बस और कुछ नहीं। कि क्या, कितना डोजेस जाएगा, क्या लॉजिस्टिकल इश्यूज है, लाइसेंसिंग इश्यूज है, ये सब को लेके एक न्यूज है। फिर आ जाते हैं, एक है शॉर्टर परेड रूट। तो रिपब्लिक डे परेड कल का हो, कल ही था ना, 26, हाँ कल हो चुका है। तो ये क्या है कि पहले 8 किलोमीटर का रहता था वो, रेड फोर्ट का जो परेड होता था रेड फोर्ट के सामने, वो वहां पे अ, इस बार इंडिया गेट सी हेक्सागन में हुआ, जहाँ पे रेड फोर्ट पे नहीं हुआ, ये जो जगह है वहां पे हुआ। पहले अराउंड 8 किलोमीटर कवर करते थे, इस बार 3 किलोमीटर। इसी से रिलेटेड न्यूज है, ये तुम लोग पढ़ लेना, जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, ये एक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक आया था हम लोग का। अच्छा बताओ, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अलाउड कब तक है?
अकॉर्डिंग टू रूल कब तक टर्मिनेट कर सकते हैं? सिर्फ पूजा, बाकी लोग? अच्छा, हाँ भारती बोलो। 26 वीक या 28 वीक। अच्छा, और किसी को कुछ और बोलना है क्या? अच्छा, अतुफा? 24 months। 24 months अतुफा, 2 साल तक? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम स्लिप हो गया। नो मैम, वीक बोल रहे हैं, सॉरी। हाँ, 24 वीक्स है, ठीक है। 28 नहीं भारती, 24 वीक्स, और 26 भी नहीं, 24 वीक्स अलाउड है। उसके बाद अगर करना है तो कुछ केसेस है और उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट एक वुमेन को 28 वीक प्रेगनेंसी मतलब टर्मिनेट करने का परमिशन दे दी है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, परमिशन दे दी, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें बीमारी है, इसको बोलते हैं एनाएन्सेफेली। तो एनाएन्सेफेली एक बीमारी जो है, इसका मतलब होता है कि उसका जो स्कल है ना, स्कल का बोन, वो बना ही नहीं है, ठीक है, एनाएन्सेफेली। तो वो फॉर्म ही नहीं हुआ है। तो ये जब पता मतलब जब हुआ, तो फिर मतलब जब पता चला, तो फिर उसके बाद वो बोला कि अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ, तो उसमें फिर बोला गया ठीक है, टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा ये पीएम किसान, तो पीएम किसान तो हम लोग बहुत पढ़े थे। तो पीएम किसान में किसी को याद है कि इसमें क्या था, रूल क्या था? किसी को भी कुछ भी याद हो अगर? हाँ पूजा बोलो। मैम इसमें ना साल में 6,000 रुपया मिलने का बात, हाँ, किसको? फार्मर्स को। मतलब फार्मर्स तो पता ही है, किसान है तो फार्मर्स तो होंगे ही। और किसको? मतलब फार्मर्स मतलब उसका कोई क्राइटेरिया होगा ना, इतने लैंड होल्डर्स वाले फार्मर्स को, या कितने? हाँ पूजा बोलो। मैम छोटे फार्मर्स को इतना याद नहीं है। अच्छा, हम याद दिला दें, ये था ना कि पहले लेस देन 2 हेक्टेयर्स, ठीक है, ये क्राइटेरिया था कि लेस देन 2 हेक्टेयर्स जो भी फार्मर्स के पास होंगे, उन लोगों को 6,000 रुपीज पर ईयर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये लेटर इस ये जो लैंड साइज का क्राइटेरिया था, इसको हटा दिया गया। अच्छा, अभी न्यूज क्या है, अभी न्यूज क्यों आया हुआ है? ये आया हुआ है कि बोल रहे हैं कि मतलब 1,364 करोड़, मतलब 1,364 करोड़ लोग जो पेमेंट है, वो जो 20 लाख इन एलिजिबल, जिन जो एलिजिबल नहीं थे, ठीक है, उन बेनिफिशियरीज को मिल गया है। मतलब जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, ये किसी और को ही मिल गया, ठीक है। बोल मतलब इसमें कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है, इसका डेटा देख लो। ये यहाँ पे है कि 11 करोड़ बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड है, ठीक है, अंडर दिस स्कीम। तो इसमें पंजाब टॉप्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स अकाउंटिंग 23% ऑफ द पर्सन हु रॉन्गली रिसीव द मनी। तो इसमें क्या है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर असम है, और ये है। तो इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया था, ठीक है, पीएम किसान जो मिलने का, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, पीएम किसान में कितना मिलना चाहिए था? सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट वर्थ 6,000 अ ईयर टू फार्मिंग फैमिलीज। तो इसमें 2019 का इलेक्शन से पहले ये सब डिटेल है। इसमें कुछ क्राइटेरिया था, तो ये क्या था, ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कवर करना था, जिनका लैंड होल्डिंग क्या है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स था। ये सब क्राइटेरिया था। बाद में भले वो लार्ज फार्मर्स को इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन और भी क्राइटेरिया है। अगर कोई भी फार्मिंग मतलब मेंबर ऑफ द फार्मिंग फैमिली, याद रखोगे ये सब, अब याद रखने वाला है। इफ एनी ऑफ द फार्मिंग फैमिली पेड इनकम टैक्स, अगर कोई इनकम टैक्स पे करता है, मंथली पेंशन अबव 10,000 रिसीव करता है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करता है, या फिर कोई सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या तो सर्व कर रहा है या तो रिटायर हो चुका है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन लोग एलिजिबल नहीं थे इस स्कीम को लेकर के। इस स्कीम में कौन कौन लोग नहीं थे?
पहला, जिनका फैमिली में कोई भी मेंबर, फार्मिंग फैमिली का कोई भी फैमिली मेंबर इनकम टैक्स पे कर रहा है। दूसरा, दूसरा क्राइटेरिया, मंथली पेंशन अबव 10,000 रिसीव कर रहा है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड किया हुआ है। चौथा क्या है, फैमिली पेड इनकम, सॉरी, और कौन सा है कि सर्विंग एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ये सब इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो यही आया है कि करीब अनडिजर्विंग 56% जो है यहाँ पे है कि ये जब डेटा आया है तो अच्छा, और भी है, प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, ठीक है, इन लोगों को भी एक्सक्लूड किया गया था। और किसको एक्सक्लूड किया था? प्रोफेशनल्स को और इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स को। इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स मतलब क्या है? जो कोई किसी कंपनी के लिए, कंपनी बहुत बड़ा फर्म है, उसके लिए लैंड होल्डिंग करके, कुछ जैसे चिप्स कंपनी, वो लैंड होल्डिंग कर लिए, वहीं पे आलू उगा रहे हैं और उसी से बना रहे हैं, मतलब उनका लैंड है, तो उन लोगों को वो एक्सक्लूड किया गया था। तो यही सब दिया है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डेटा रिलीज की है, जिसके अकॉर्डिंग लेके 56% of these undeserving persons belonging to income tax payee category और रिमाइंडर ineligible farmers को कैटेगरी जो है इन लोगों को मिल गया है। ठीक है, वो सब बाकी सब डेटा है, कौन कहाँ से कितना है। तो ये वही बोला जा रहा है कि इस तरह से जो बेनिफिशियरी का डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंगली ये इन लोगों को, गलत लोगों को मिल गया है। फिर सारा स्टेट वाइज दिया, पंजाब एंड असम में सबसे ज्यादा मिला हुआ है, फिर महाराष्ट्र में मिला हुआ है। ये तुम लोग पढ़ लेना आगे। आगे क्या है, ये है फार्म लॉ। अच्छा, ये तो फार्म लॉ का थोड़ा बड़ा है आर्टिकल और बहुत समझने वाला आर्टिकल है। अच्छा, ये बात बताओ, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने का, सर ये पढ़ाए हम, फिर रिवाइज कर रहे हैं एक बार, लॉ बनाने का अधिकार किसको है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार किसको है? हाँ भारती बोलो। ये तो राज्य सूची में है, तो राज्य सरकार को होगी। तो फिर सेंटर बनाई मतलब कि वो गलत की? नहीं, तो फिर अच्छा, अनिमेश बोलो। कंकरेंट लिस्ट में है। हमको नहीं पता, वो स्टेट, तुम आंसर बताओ, मेरे से पूछ रहे हो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो हम आंसर बताएं। आंसर था। आंसर था कॉन्करेंट लिस्ट में है। कोई अग्री कर रहा है, मतलब किससे, अच्छा अनिमेश से कौन कौन अग्री कर रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट में है? आकांक्षा, आकांक्षा को कुछ बोलना है? हाँ बोलो आकांक्षा। आकांक्षा बोलो। यस मैम, कंकरेंट लिस्ट में। अच्छा, स्टेट लिस्ट में नहीं है। और बाकी लोग, बाकी लोग बोल रहे हो कि नहीं स्टेट लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में है। अच्छा मेरा भी अनिमेश भैया को साथ। ठीक है। अच्छा, ये क्या है ना कि साथ तो दे दिए शाश्वत, लेकिन गलत हो गया। मतलब ये दोनों, मतलब हम बता रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली एग्रीकल्चर, अगर बोलें एग्रीकल्चर कौन सा लिस्ट में है, तो ये स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, हम बता रहे हैं उसका डिटेल्स, कुछ कुछ बता रहे हैं आज। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड शेयर करने दो हमको पहले। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? तो कुछ कुछ डिटेल है, हम तुम लोग को ये क्या है ना कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है स्टेट लिस्ट में। अच्छा, स्टेट लिस्ट हम लोग का कहाँ पे लिखा हुआ है? स्टेट लिस्ट बताओ।
हाँ पूजा बोलो। 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल, ठीक है। 7th शेड्यूल का कौन सा नंबर लिस्ट है? हाँ बोलो अनिमेश, कौन सा नंबर लिस्ट है 7th शेड्यूल का? 3 नहीं मतलब सॉरी 2 लिस्ट 2 सेकेंड लिस्ट, ठीक है। ये ठीक है, ये 14, ठीक है। 14 नंबर जो एंट्री है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। 14 नंबर, हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। फिर 26 नंबर जो एंट्री है ये ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। और क्या है, एक 27 नंबर है जो कि प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे लिख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, और एक बात है, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ, अच्छा कॉन्करेंट लिस्ट जो लोग बोले, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट 3, कॉन्करेंट लिस्ट का एंट्री नंबर 33, ठीक है। ये एंटर किया गया, कब किया गया? 3rd अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, 3rd अमेंडमेंट ऑफ 1954, ये एंट्री नंबर 33 लाया गया। इसमें क्या गया, इसमें लिखा गया प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। और इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है, मतलब सबका एग्रीकल्चरल इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट। सब्जेक्ट टू का मतलब ही हो गया कि दोनों में अगर जो भी डिस्प्यूट होगा तो कंकरेंट लिस्ट वाला माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेंटर को पावर मिला और ये सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड वो बिल बना पाई एग्रीकल्चर का, ठीक है। यहाँ पे एक बात हम क्लियर कर दिए तुम लोग को, ठीक है। इसीलिए वो बिल बना पाई, नहीं तो स्टेट लिस्ट में होता तो बिल बना नहीं पाती, और सिर्फ कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है सबको? एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, ये सारा एंट्री में है, लेकिन वहां पे एक बात लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू एंट्री 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट, यानी कंकरेंट लिस्ट पहले माना जाएगा उसके बाद। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनली उन लोग जो बनाए हैं उन लोगों को पावर था बनाने का, ठीक है। मतलब कि उन लोगों का पावर के अंदर ही उन लोग बनाए हैं। एक बात क्लियर की है। अब आ जाते हैं हमारा जो पुराना शीट है उसमें। इसमें कुछ और बात बताया। अब आते हैं फार्म्स लॉ, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड होप। तो ये तो उसका पावर के अंदर ही बना है, ये बात हम बता दिए। अच्छा यहाँ पे भी है क्या, सिचुएशन क्या है ये भी बता दें कि फार्मर्स जो भी वहाँ पे जैसे जो भी बैठे हैं धरना पे, उन लोगों का कहना, ये जो भी एजिटेशन कर रहे हैं उन लोगों का कहना क्या है कि हम लोग तभी कोई बात सुनेंगे जब वो लॉ रिपील हो, फार्म लॉ को रिपील करो, ठीक है, सबसे पहले वही। तो ये तो मतलब मैटर सॉल्व होने वाला दिख नहीं रहा है, मतलब कि रिपील कर देना तो मतलब रिपील कर दो तब हम बात सुनेंगे, यही बात हो रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे अब कोर्ट को ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फार्म लॉ ये कैसे डिसाइड करे। तो बात कैसे आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेगा, कैसे देखेगा, ये सारा बात है। तो अब आते हैं कि
किस ग्राउंड पे उसमें मतलब उस पे क्वेश्चन उठेगा। तो ग्राउंड क्या है? तो ग्राउंड एक तो ये हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल का ये ग्राउंड तो नहीं चलेगा कि हाँ मेरा लिस्ट वाला ले लिया, ये ग्राउंड तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम बता दिए कि देखो ये बात है। वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब उसका पावर था बनाने का, तो वो ग्राउंड नहीं है। अब आते हैं दूसरा ग्राउंड जो बनता है, वो आता है कि जो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से वो बिल पास हुआ है, वो मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है कि नहीं। तो उसका अब ये देखने के लिए क्या करना है, एक आर्टिकल 100, ठीक है, आर्टिकल 100 में ये बात लिखा हुआ है कि कोई भी बिल पास दोनों हाउस से करवाना होना होता है, मतलब तभी वो बिल मतलब एक्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें ये बोला है कि अच्छा और भी बात है, वॉइस वोट, ठीक है, वॉइस वोट से पास करवा दिया गया लोकसभा में। तो राज्यसभा का बात बोल रहे हैं। अच्छा एक रूल है, अच्छा वॉइस वोट ना कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि वॉइस वोट हो करवा के भी पास करवा सकते हैं। वहां सिर्फ ये लिखा हुआ है कि दोनों हाउस से पास करवाना होगा। रूल में लिखा हुआ है, हाउस का रूल में, कि हाँ मतलब वॉइस वोट करवा सकते हैं। लेकिन ये भी बात लिखा हुआ है कि अगर, ठीक है, वॉइस वोट करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिमांड करे कि नहीं डिवीजन होना चाहिए, और मतलब वॉइस वोट नहीं, डिवीजन करके और फिर उसके बाद डिवीजन मतलब कि कौन हाँ बोल रहा कौन ना बोल रहा, मतलब उस तरह से पूरा डिवीजन हो करके वोट करवाना चाहिए। अगर कोई डिमांड कर दे, एक भी लोग अगर कोई डिमांड कर दे कि हाँ नहीं हमको वोटिंग करवा के करवाइए, तो जो चेयर पर्सन है उसको उसका बात मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगर नहीं मान करके और वॉइस वोट कंसिडर करके करवा लेता है, तो ये पास मतलब ये बोला जाएगा कि ये एक्चुअली डिमांड माना ही नहीं गया, मतलब कि जो उनका डिवीजन हुआ ही नहीं। तो ये यही लोग बात यही उठा रहे हैं कि जो प्रोसीजर था, ठीक है, तो प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं किया गया, और इसीलिए ये मतलब राज्यसभा से पास हुआ ही नहीं। और 100 में तो ये बात लिखा हुआ है कि दोनों हाउस से पास होना पड़ेगा, तो इसीलिए पास हुआ ही नहीं, तो एक्ट कैसे बन गया। एक बात और, फिर उसके बाद ये आर्टिकल 100 का बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये भी बात लिखा हुआ है, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे दिखा हुआ है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं करता है वॉइस वोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो भी, इसको हटाएं पहले, जब रिकॉग्नाइज नहीं करता है मेजोरिटी के लिए, ठीक है, और डिसाइडिंग अ क्वेश्चन ऑफ वॉइस वोट इज प्रैक्टिस प्रिवेलिंग ऑल लेजिस्लेचर्स, मतलब उन लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ वॉइस वोट होना है कि नहीं होना है। अगर मेंबर डिमांड करे कि वोटिंग होना है, ठीक है, तो फिर चेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्या, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उसको वोट करवाना चाहिए। यही ग्राउंड ले रहे हैं कि राज्यसभा में तो वोटिंग हुआ ही नहीं, और इसीलिए वो राज्यसभा से पास हुआ ही नहीं। अब जुडिशियरी के पास क्या है ऑप्शन, जुडिशियरी के पास एक आर्टिकल 122 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सही है कि आर्टिकल 122 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि हाउस में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 122। लेकिन ये प्रोसीडिंग से प्रोटेक्ट करता है। ये जैसे कि बिल में, जैसे कि अगर कोई हल्ला कर रहा है तो बिल फाड़ दिया, या ये सब में उसमें क्वेश्चन नहीं होगा, जुडिशियल कोर्ट नहीं बोलेगा आप क्यों फाड़ दिए, क्यों नहीं हल्ला चुप कराए थे पहले, हल्ला के दौरान क्यों वोटिंग करवाए, ये सब नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो, तो वायलेशन कैसे,
तो आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है कि दोनों हाउस से पास करवाना होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बोला जा रहा है कि राज्यसभा से पास ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे वही बोला कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर को नहीं देखेगी, मतलब इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर, बट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियर इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन है कि वो बिल को जिस प्रोसीजर से पास करवाना चाहिए था वो प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। ठीक है, मतलब कि लोकसभा से पास करवाना है, राज्यसभा से भी पास कर, राज्यसभा में डिमांड हुआ कि वोटिंग होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करके और करवा दिया, मतलब पास मान लिया, मतलब वही बोल दिया गया। तो इसके चलते वही बोला कि वायलेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तो इसके लिए कोर्ट देख सकती है। इस पे सुप्रीम कोर्ट एक राजा रामपाल केस में क्लैरिफाई की थी कि प्रोसीडिंग्स कैन बी चैलेंज्ड ऑन द सब्सटेंसिव ग्राउंड्स, लाइक ग्राउंड क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, तो इसको लेकर के वो है चैलेंज कर सकती है। अब क्या है, अब क्या करते हैं कि इसमें ये भी लिया हुआ, द कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द होल लॉज एज द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 107 हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये पढ़ना अच्छा है, ये आर्टिकल अच्छा है। फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर वो बता देना, मतलब वो फिर पूछ लेना। अच्छा, इसमें और भी क्या है कि जो लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ है, ये डिसाइड अगर ये कर ली तो अच्छा, इसमें और भी कुछ बात लिखा बोला हुआ है। इसमें क्या बोला है ना कि अगर ऐसा हुआ है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, तो बिल तो बोल रहे हैं राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो एक काम कर सकती है गवर्नमेंट अपना जैसे इमेज भी बचाने के लिए ये कर सकती है। अच्छा ठीक है, राज्यसभा में भेजना है तो ठीक है, हम नया फिर से नया बिल भेजेंगे, हम कुछ अमेंडमेंट के साथ, और लोकसभा में फिर से कुछ देख करके और फिर हम राज्यसभा में पास करेंगे। तो ये करके देखा जाए तो सरकार अपना कुछ अमेंड करके और फिर वो कर सकती है, क्योंकि ये बोला जा रहा है, इसमें ग्राउंड यही उठाया जा रहा है कि राज्यसभा से पास नहीं हुआ है, और कोई भी बिल एक्ट बनाने के लिए राज्यसभा से पास होना जरूरी है। तो इसीलिए वो बोला जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये काम कर सकती है, कुछ उसमें अमेंड करके, कुछ सब्सटेंसिव चेंज करके, या कुछ भी, मतलब जिससे कि जो इतना हंगामा हो रहा है वो सब ना हो, वो सब को ध्यान में रखते हुए तो वो फिर से राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकती है और ये सॉल्व हो सकता है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या बात हुआ कि कोर्ट लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लॉ का चेक करती है, और बाकी जो लेजिस्लेटिव काम है वो पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव, वो इश्यूज पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। मतलब इसमें क्या ये एक्ट में डालना है, क्या नहीं डालना है, कौन सा प्रोविजन हटाना है, कौन सा प्रोविजन नहीं हटाना है, ये सारा पार्लियामेंट का डिसीजन है। इसमें कोर्ट का डिसीजन नहीं कि हाँ ये पॉइंट हटा दीजिए और फिर पास कर दीजिए, नहीं, कोर्ट खाली ये देख रही है कि इसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके तो नहीं बिल एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर फिर कोई डाउट होगा तो फिर से बोलना। अच्छा, ये फिर से ये है, इसका है अच्छा आगे, हाँ पैनल ये क्या किया है कि ये पार्लियामेंट एक प्रोजेक्ट, वही जो प्रोजेक्ट था वो फिर न्यू बिल्डिंग का, तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट जो प्रपोजल दी थी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको कौन सा प्रोजेक्ट बोले थे? कहाँ गए? हाँ तूफा बोलो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हाँ, तो इसको इस सुप्रीम कोर्ट तो दे दी थी क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस क्या, सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि हाँ ऑर्डर दे दी थी, फिर उसको क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट ये भी बोली थी कि आपको हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से क्लियरेंस लेना होगा, वो जरूरी है। तो ये मिल गया उसको परमिशन,
तो अब उसके ग्राउंड पे अब बनेगा बिल्डिंग। अब आते हैं नेक्स्ट, द लॉजिस्टिक्स ऑफ मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव। तो ये न्यूज़ है कि इसमें क्या है कि हम लोग देखें, अच्छा वैक्सीन के लिए एक ड्राई रन हुआ था। ड्राई रन क्या था, किसी को याद है? पिछले बार का शीट में था ड्राई रन। हाँ निमेश बोलो। बिना एक्चुअल वैक्सीन दिए बस एक तरह से ट्रायल प्रैक्टिस हाँ, मतलब ये रिहर्सल। था, रिहर्सल टाइप का था। तो इसमें वही है कि अभी जैसे सबसे पहले वो 3 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जैसे कि डॉक्टर्स हुए और जो भी नर्सेज हुए, इन लोग हैं। फिर उसके बाद किनको मिलेगा, तो जो अबव 50 इयर्स ऑफ एज है जो पॉपुलेशन, वो तो 27 करोड़ हो रहा है। फिर उसके बाद एक बोल रहे हैं कि ड्राई रन तो हो गया। अच्छा, और जिनको जैसे ये भी बोल रहे हैं जिनको कोरोना वायरस अभी कोविड-19 इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स है, तो उनको बोल रहा है कि उनको एडवाइस किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए नहीं आए, वैक्सीनेशन कैंप से दूर रहें। ताकि क्यों? क्योंकि जो लोग हेल्दी लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं, हो सकता है उनको इन्फेक्शन पकड़ ले, इसीलिए उन लोगों को दूर रखा जा रहा है। और मतलब रखने का बात है, मतलब एडवाइस दिया है। और क्या है कि वैक्सीन उन लोगों को कब दिया जाएगा, तो 14 डेज बाद जब उनका सिम्टम्स नहीं दिखेगा, उसके बाद उनको वैक्सीन के लिए मतलब बोला जाएगा। और वैक्सीन पूरा एंटायरली वॉलेंटरी है, मतलब जिसको लेने का मन है लो, नहीं लेने का मन नहीं लो, उस टाइप का है। अच्छा, और एक क्या है ना कि वैक्सीन के लिए ना एक कोविन है। तो कोविन क्या है, तो एक इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ईविन टाइप का है। जो कि मतलब ईविन क्या था पहले, एक रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए एक नेटवर्क, ठीक है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है। जिसमें कि क्या है कि उसका पूरा डेटा रहता है कि क्या क्या उसको वैक्सीन मिला, किसका वैक्सीन बचा हुआ है, बाकी कब मिलेगा, वो सबका डेटा रहता है। तो उसी तरह का ये कोविन रखा हुआ है। तो कोविन क्या है, उसी तरह का रीमॉडल किया हुआ है। तो इसमें क्या है, फंक्शनल मतलब फील्ड लेवल का जो भी फंक्शनल कुछ भी है उस पे रहेगा। इसमें कैसे रहेगा, ये डिजिटल डेटाबेस रहेगा कोविड-19 वैक्सीन का, जिसमें कि वो किसको मिला, बेनिफिशियरीज को ट्रैक करेगा। उसका जो मतलब साइट्स है, डेट्स है, कहाँ मिला, कब मिला वो। फिर पोस्ट वैक्सीन क्या-क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो। फिर उसके बाद एक उसको मतलब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा, उसका डिटेल। और फिर फॉलो अप मतलब कब उसको बूस्टर डोज दिया जाएगा, उसके लिए कब उसको आना है, वो सब कोविन एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें कि वो सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, 1 सेकंड। तो ये उसका मतलब सारा डिटेल रहेगा ये कोविन में। और ये क्या है, इन अ बल्क स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज मतलब अपडेट करेंगे ये सबको, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कोविन और कोविन ही है जो डिजिटल सर्टिफिकेट जो वैक्सीन हो जाएगा उसका वैक्सीनेटेड पर्सन को वो मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, इसको पढ़ना। अच्छा, अब आते हैं जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू प्राइड एंड पॉलिटिक्स दोनों ही है। अच्छा, जल्लीकट्टू, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, कहाँ पे मनाया जाता है? हाँ भारती। तमिलनाडु। अच्छा, ठीक है, जल्लीकट्टू तो सबको पता है। इससे रिलेटेड कोई फेस्टिवल है जो केरल में मनाया जाता है? हाँ निमेश। पोंगल। पोंगल, पोंगल तो तमिलनाडु का ही बात कर, मतलब ये जल्लीकट्टू टाइप का, मतलब जल्लीकट्टू नहीं एग्जैक्टली लेकिन हाँ एनिमल से रिलेटेड। दी हंटिंग से रिलेटेड क्या?
हंटिंग नहीं है ये, जल्लीकट्टू हंटिंग नहीं है, ये शायद कंबाला ही था, कंबाला। अच्छा देखते हैं, कंबाला ही है शायद। सॉरी, कर्नाटका। केरल नहीं, कर्नाटका, हम गलत पूछे। अच्छा आते हैं जल्लीकट्टू का। तो जल्लीकट्टू का हाँ ये इसमें क्या है, बुल टेमिंग का बात होता है। तो इसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसका हिस्ट्री कुछ दिया हुआ है। ये सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में, मतलब पोंगल के दिन इसको किया जाता है। ये बोला, मतलब उन लोगों का एक बोला जाता है कल्चरल, मतलब ट्रेडिशनल कल्चरल सब जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू से। इसमें क्या है कि जो भी मतलब मॉनिटरी प्राइस रखा हुआ जाता था कि वो भी जो भी बुल को गिरा देगा वो उन लोग उसको मिलेगा, मतलब उसको कुछ पैसा मिलता था। ठीक है, यही बात था। तो ये इसमें जल्लीकट्टू में यही था। पहले तो बहुत कम, 101 रुपया, ऐसा कुछ डेकेड्स पहले ऐसा होता था। अभी तो उसमें ग्राइंडर, फ्रिज और स्मॉल फर्नीचर वो सब इंक्लूड कर दिया गया है। तो जल्लीकट्टू क्या है, ये ये जो मतलब ट्रेडिशनल वे इसको बोलते हैं। जल्लीकट्टू क्या है, एक ट्रेडिशनल वे है जिससे कि जो पीजेंट कम्युनिटी है, जो बुल का एक नेटिव ब्रीड है, उसको प्रिजर्व करके रखने का एक तरीका है। ठीक है, यही बात है कि उसका जो बुल का एक नेटिव है, बहुत सारा नाम है कि कगेयम, पुलिकुलम, उम्बा लाचेरी, बारूगुरु, बारीगुर, मलाई मधु, ये सब क्या है, नेटिव कैटल ब्रीड है जो कि जल्लीकट्टू में यूज होता है। ये सबको प्रिजर्व करने का एक तरीका है, क्योंकि ये इन लोगों को क्या करते हैं, वही मतलब सामने में वो जो आदमी आएगा उसको अगर पटक पाए, मतलब या फिर गिरा पाए, तो वो जीत जाता है। और बोलते हैं कि जो इस तरह का जो जल्लीकट्टू बुल का जो ओनर रहता है उसका बहुत रेस्पेक्ट रहता है लोकली। अब आते हैं लीगल बैटल। लीगल बैटल जल्लीकट्टू को बहुत ये हुआ था। तो ये क्या हुआ ना कि एक लीगल, मतलब एक राइट इश्यूज हुआ था कि 1990s में। इसमें क्या है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री 1991 में क्या की थी कि ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन कुछ एनिमल्स का बैन कर दी थी, जिसमें बियर्स, मंकीज, टाइगर्स, पैंथर्स एंड डॉग्स, ठीक है, वो भी थे। ठीक है, लेकिन 1998 में वो डॉग्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। क्यों? मतलब कि जैसे कि वो सर्कस वाले लोग बहुत ज्यादा जैसे उन लोगों को मतलब प्रताड़ित बोल सकते, प्रताड़ित या बहुत टॉर्चर करके उन लोगों से वो सर्कस करवाते हैं। वो तो अर्न करते हैं, लेकिन उन लोगों को टॉर्चर देना ये एथिकली सही नहीं है। तो इसके लिए बैन हुआ था। तो जल्लीकट्टू जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ठीक है, पेटा, वो 2007 में सुप्रीम कोर्ट गई जल्लीकट्टू को लेकर के, जिसमें और साथ ही साथ बुलक कार्ट रेस जो है, तो बुलक कार्ट रेस के अगेंस्ट भी गई। तो उसको 2007 में ही गई। 2009 में जैसे तैसे भी तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या की कि वो लॉ पास करके ये बैन से हट गई और गवर्नर साइन किया तो ये हट गया। फिर 2011 में जो यूपीए गवर्नमेंट थे वो क्या किया कि ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन जो प्रोहिबिटेड था, यहाँ पे देख लो 1991 में बैन किया गया था, इसके अंदर बुल को रख दिया। ठीक है, अब बुल को जैसे ही रख दिया तो 2014 में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आया, तो उससे पहले बुल टेमिंग अब क्या हो गया, बैन हो गया बुल टेमिंग स्पोर्ट्स। ठीक है, बुल टेमिंग स्पोर्ट्स बैन ही कर दिया। 2011 में वैसे बात हुआ। अब क्या हुआ कि अब आया बीजेपी गवर्नमेंट। अब ये सारा क्या हुआ कि तमिलनाडु अड़ गया, मतलब बहुत सारा जयललिता का डेथ के बाद बहुत प्रोटेस्ट हुआ तमिलनाडु में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या हुआ, एक ऑर्डिनेंस निकाली, ठीक है, अमेंड करते हुए सेंट्रल एक्ट का। सेंट्रल एक्ट जो बना हुआ था जिसमें कि
जो बुल टेमिंग और वो सब जो बैन है उसके उसको अमेंड करते हुए एक एक्ट बनाई। और जैसे ही एक्ट बनाई तो पेटा वाले लोग पहुंच गए, ठीक है, वो चैलेंज किए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो जो एक्ट अमेंड की थी ना वो प्रेसिडेंट से साइन करवा ली। तो कोई भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सर पढ़ाए भी है, जैसे कि अगर सेंट्रल लॉ सब जगह चल रहा है, अगर सेंट्रल लॉ से कॉन्ट्रोडिक्टरी अगर स्टेट लॉ बना, ठीक है, तो किसका, अच्छा ये पूछेंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर भी एक लॉ बनाई है, मतलब एक दोनों का पावर है, ठीक है, सेंटर एक लॉ बनाई है, स्टेट एक लॉ बनाई है, दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन में किसका चलेगा, किसका लॉ प्रिवेल करेगा? हाँ पूजा बोलो। सेंटर का। शाश्वत कुछ और बोल रहे हो? नहीं, वही सेंटर। सेंटर का, तो सही बात है, सेंटर का ही लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर कोई स्टेट कॉन्ट्रोडिक्टरी लॉ बनाया और प्रेसिडेंट उसका असेंट कर दिया, तो फिर उस स्टेट के लिए उस स्टेट का लॉ चलेगा, ठीक है। तो वही किया तमिलनाडु, और वो क्या किया, प्रेसिडेंट साइन कर दिया, और इसीलिए जल्लीकट्टू वहां पे चलता है। लेकिन अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में जल्लीकट्टू केस अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू के लेके तमिलनाडु का मतलब उन लोगों का ग्राउंड क्या है, उन लोग बोलता है कि आर्टिकल 29(1) हम लोगों को मैंडेट देता है। क्या मैंडेट देता है, यहाँ पे है आर्टिकल 29(1) मैंडेट देता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। तो यही ग्राउंड है, उसका ग्राउंड क्या है कि हमारा ये कल्चर है और ये हमारा राइट है 29A के तहत कि हम इसको कंजर्व करें, ठीक है। तमिलनाडु में है जल्लीकट्टू, और उसी तरह से कर्नाटका में है एक स्पोर्ट्स जो वो है कम्बाला। तो वो अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा। उसी तरह से बहुत जगह है कुछ कुछ स्पोर्ट्स, लेकिन बाकी जगह पे अगर बोला जाए तो बाकी जगह पे अगर बोलेंगे जल्लीकट्टू जैसा स्पोर्ट्स बाकी जगह पे, तो बाकी जगह पे बैन है। अभी तमिलनाडु में ही वो असेंट मिला है, इसीलिए वहां पे बैन नहीं। नेक्स्ट न्यूज है एक फेल्ड बाय फायर। ये एक हॉस्पिटल भंडारा डिस्ट्रिक्ट का जनरल हॉस्पिटल महाराष्ट्र में, वहां पे बहुत बुरी तरह से आग लगा। और फिर वही सब दिया हुआ है कि पेरेंट्स मतलब जो बहुत मतलब न्यू बॉर्न जो सिक बेबी था उन लोगों का मतलब बहुत बुरा कंडीशन से वो कुछ लोग जला, और फिर मतलब टेरिबल वो था। तो इसमें ये जो न्यूज़ है एग्जैक्टली कि एक्चुअली जो फायर्स जो हॉस्पिटल, बहुत सारा न्यूज़ में हम लोग देखे हैं कि हॉस्पिटल में बहुत आग लगता है, बहुत सारा न्यूज़। तो ये बात ये कर रहा है कि एक्चुअली ये फायर लगता ही क्यों है मतलब हॉस्पिटल्स में, जबकि लोग जाते हैं बीमारी ठीक करवाने और कुछ लोग तो मतलब ठीक होके मतलब जस्ट कुछ और के लिए गए और आग लगा और डेथ ही हो गया। तो ये बहुत खराब बात है कि गए इलाज करवाने और मतलब कुछ और ही हादसा हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये होता क्यों है हॉस्पिटल में फायर्स। तो इसमें बोले हैं कि रिसर्च जो इंडिकेट ये करता है कि कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, क्या है जो कि ट्रिगर करता है और उसका इम्पैक्ट को ज्यादा बना, मतलब एक जगह जो आग लगा वो ज्यादा कैसे बढ़ जाता है। तो जैसे हॉस्पिटल्स में इंटेंसिव केयर यूनिट्स रहता है, ठीक है, नियोनेटल आईसीयूज, ऑपरेटिंग रूम्स, ये सब में मतलब साइट ऑफ फायर्स मतलब बहुत एग्जैजरेट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अगर थोड़ा सा चिंगारी भड़का तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो इसका रीजन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मतलब आग लगने के लिए ऑक्सीजन मतलब आग अगर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो वहां पे आग बुझ जाएगा, ये बात सबको पता होना चाहिए। मतलब ये होगा ही, मतलब फिर सारे लोग मतलब पढ़े ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज मैंडेटरी,
ठीक है, तो वो यही रीजन है कि ये सारे जगह पे जो कि हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहता है, इसीलिए ये सब जगह पे मतलब आग अगर चिंगारी हो तो बहुत ज्यादा वो भड़क जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि ये हायर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन इंटेंसिव केयर यूनिट फैसिलिटीज एज द प्राइमरी कॉज विथ मोटर्स एंड इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। वहां पे बहुत सारा मोटर्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स भी होता है, जो कि इग्निशन मतलब इग्निशन प्रोवाइड करता है, मतलब स्पार्क हुआ तो आग लग गया। फिर प्लास्टिक्स जो होता है, जो फ्यूल का काम करता है, जो जलने के लिए, जैसे चिंगारी हुआ और वहां पे फ्यूल क्या है, प्लास्टिक्स मटेरियल्स होते हैं। उसको एड ऑन मतलब उसको आग को भड़काने के लिए क्या चाहिए, तो ये मतलब जलने के लिए क्या एड ऑन होता है, ऑक्सीजन। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत जगह में इंटरनेशनली ऑक्सीजन मॉनिटर्स है हॉस्पिटल रूम्स में, जो कि इंश्योर करता है कि सेफ नॉर्म तक ऑक्सीजन लेवल हो। मैक्सिमम, जैसे यूएस का एक नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, वो बोला कि मैक्सिमम 23.5% मतलब वो सेट किया हुआ है कि उतना ही ऑक्सीजन है, जिससे क्या हो कि मतलब एक्सीडेंट्स इतना ज्यादा मतलब बड़े ए पे नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या, जैसे कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, फिर एयर कंडीशनर्स में, मतलब कि वो जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से जो मतलब ऑक्सीजन सैचुरेटेड एरिया है उससे दूर रहे, जिससे कि क्या है कि रिस्क रिड्यूस हो सके। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल है, पढ़ना। बाकी तो नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। अब आते हैं द फ्रंट सीट इन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। तो ये जो न्यूज है ये मतलब थोड़ा सा इंटरनेशनली भी है। अच्छा, ये क्या है ना कि हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बात हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कौन सा प्रोग्राम हम लोग का कंट्री में हम लोग बोले हैं, मतलब इनिशिएट किया है, उस प्रोग्राम का क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। हाँ मीरा बोलो। फास्ट था क्या? फास्ट नहीं है, एफ तो ठीक बोली, लेकिन उसका नाम फास्ट नहीं है, मतलब फास्ट नहीं, फास्ट। अच्छा, थोड़ा सा रुकिए, याद कर लेना। हाँ याद करो, टाइम दे रहे हैं, बहुत टाइम। और कोई ट्राई करोगे? हाँ शाश्वत। फेम। हाँ फेम तो ठीक बोले, किसी को फुल फॉर्म, हाँ हाँ ठीक है। फुल फॉर्म याद है शाश्वत? नहीं? अच्छा ठीक है, ये है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये फेम 2 था, मतलब अब हमारा फेम 1 हो गया, फेम 2। तो इसमें अच्छा, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसमें हमारा जो डिपेंडेंस है जो क्रूड ऑयल पे, जो गवर्नमेंट मनी बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल पे इंपोर्ट में जाता है, वो रिड्यूस होगा, कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा। फिर डोमेस्टिकली एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएंगे हम लोग। और क्या है, इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली वायबल ऑप्शन है। अब इसमें लेकिन इंडिया का जो है ना कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बहुत इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, वो क्या इन्फ्लुएंस होगा, जो अभी हमारा इंडिया का डिपेंडेंस फ्यूल के लिए, एनर्जी के लिए बोल सकते, फ्यूल नहीं बोले, एनर्जी के लिए, जो हम लोग वेस्ट इंडिया एशिया पे डिपेंडेंट है। वेस्ट एशिया मतलब कि जो कतर, गल्फ कंट्रीज, वो सब वाला एरिया है, उस पे जो डिपेंडेंस है वो शिफ्ट होकर के हमारा जो कहाँ चला जाएगा, लैटिन अमेरिका। तो ये कैसे होगा? तो ये अच्छा, यहाँ पे और एक बात है कि हमारा जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये एक डेटा है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। अब आते हैं कि कैसे शिफ्ट कैसे होगा। तो ये जो फेम है हमारा, जो ये कैसे कैसे डेवलप होगा,
तो इसमें क्या है कि हमारा डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो कि इंडिया का अब इंडिया को बैटरी बनाना है, ठीक है। तो अच्छा पहले थोड़ा सा और बात कर लें। अभी क्या है ना, गवर्नमेंट क्या है ना, फेम 2 के तहत गवर्नमेंट ये क्या की है, कुछ अनाउंसमेंट्स की है। क्या? तो बोली कि 1.3 बिलियन जो इंसेंटिव देगी किसको, इलेक्ट्रिक बसेस को, 3 व्हीलर्स को, 4 व्हीलर्स को, और जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं 2022 तक, मतलब इतना देगी। फिर और करीब 135 मिलियन जो देगी चार्जिंग स्टेशंस को देगी, ठीक है। इन इंसेंटिव्स के अलावा एक प्रपोजल है कि $4.6 बिलियन सब्सिडी देगी फॉर बैटरी मेकर्स एंड आल्सो बीन प्रपोज्ड बाय नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट है बैटरी, ठीक है। अब आते हैं कि ये बाकी तो इसमें डेटा है, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू हो जाएगा 2030 तक। अब आते हैं बैटरी, तो बैटरी के लिए देगी, तो जो बैटरी बनेगा तो इंडिया का क्या है कि जो बैटरी बनाने के लिए लीथियम, ठीक है, लीथियम बैटरीज का बहुत डिमांड बढ़ा है। तो लीथियम जो है उसका रिजर्व कहाँ पे है, तो लैटिन अमेरिका में है, ठीक है, जहाँ पे जिसको जो फेमस लीथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे लीथियम डिपॉजिट्स हैं जो सॉल्ट फ्लैट्स के अंदर है, जो अर्जेंटीना, नॉर्थ चिली, साउथ वेस्ट बोलीविया, करीब 80% जो वर्ल्ड का ये है लीथियम है, वहां से एक्सप्लोर होता है। तो हम क्या बोले, वेस्ट एशिया से शिफ्ट, ये पता चल गया कैसे होगा। वेस्ट एशिया में क्रूड ऑयल था, तो हम लोग तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी चाहिए, लीथियम चाहिए। तो लीथियम कहाँ पे मिलेगा, हम लोग को मिलेगा लैटिन अमेरिका में। तो इसीलिए हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, वेस्ट एशिया से शिफ्ट होकर के एनर्जी के लिए हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब मोर ओवर शिफ्ट होगा कहाँ, तो ये हमारा होगा वेस्ट, सॉरी साउथ, लैटिन अमेरिका जो बोलेंगे, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका। तो अब आ जाते हैं जैसे मिनरल एसेट्स। तो इसमें जैसे बोला गया है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन लोग फॉर्मली एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। क्या है, तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि स्ट्रैटेजिक मिनरल एसेट, ठीक है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, इन लोग कमर्शियल यूज के लिए बाहर में एक्सप्लोर करेंगे, मतलब अब्रॉड, ठीक है, और ताकि वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में उन लोग हेल्प कर सके, ठीक है। तो इंडिया लिथियम बैटरी डिमांड ये फुलफिल होगा, और जो कि मतलब डिमांड इज फुलफिल्ड बाय, मतलब प्रेजेंट में अभी चाइना से होता है, वियतनाम से होता है, हांगकांग से होता है, ठीक है। और हम बोले हैं कि अभी लिथियम बैटरी का इंपोर्ट, मतलब डिमांड ज्यादा है, इसलिए इंपोर्ट भी ट्रिपल हो गया है पहले से। तो लेकिन अब हमारा क्या है कि चाइना पे नहीं, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तो अब लैटिन अमेरिका में। तो अब लिथियम का और भी है, अच्छा लिथियम का और भी यूज बताया है। तो लिथियम का एक यूज है जो कि ड्रग के रूप में यूज होता है टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। अब क्या है, अब ये ड्रग के साथ साथ अब क्या हो जाएगा, मेटल टू ट्रीट द वर्ल्ड पोल्यूटेड बाय एक्सेसिव कार्बन एमिशन। तो ये मतलब ये लाइन क्या बोल रहा है कि लिथियम जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर को अभी तक मतलब वो उसके लिए यूज होता था एज अ ड्रग, अब क्या है, लोगों को एनवायरमेंट, एक्सेसिव कार्बन एमिशन का एनवायरमेंट को, मतलब पोल्यूटेड एनवायरमेंट को ट्रीट करने के लिए अब हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा ये बात यहाँ पे थोड़ा सा बोल दे, बाइपोलर डिसऑर्डर तो तुम लोग को सर बहुत बार क्लास में बोले हैं। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे बात कर ही ले, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी, हाँ किससे किससे, हाँ बाइपोलर डिसऑर्डर में बताओ क्या होता है। हम साइकोलॉजी पढ़ा नहीं रहे, बस पूछ रहे हैं। हाँ शाश्वत। मूड स्विंग। मूड स्विंग, एग्जैक्टली। मूड स्विंग तो सुबह मेरा मूड अच्छा था, अभी खराब हो गया, फिर शाम में फिर अच्छा हो गया, फिर खराब हो गया, ऐसा है क्या बाइपोलर? मतलब डिप्रेशन ऑपरेशन में चल जाता है लंबा टाइम।
हाँ, ये कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा, ऐसा नहीं कि सुबह में शाम में वाला, मतलब कुछ लंबा, जैसे 3 4 5 महीना डिप्रेशन में रहा, अचानक एक दिन बहुत मतलब एक्साइटेड हो गया, बहुत सारा मतलब जो मेनिया पोजीशन बोलते हैं, मैनियक, मतलब उसमें क्या होगा कि बहुत सारा एजेंडा मेरे पास आ जाएगा और बहुत हम एनर्जेटिक हो जाएंगे, सबसे मिलेंगे, कुछ एजेंडा तैयार कर लेंगे, आज ये मतलब ग्रैंडियर कुछ करेंगे, वो सब वो पोजीशन। फिर 4 5 महीना बाद फिर घर में अपने आप को बंद करके रो रहे हैं 6 7 महीना तक, इसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। मूड स्विंग नहीं, मूड स्विंग डिफरेंट है। तो इसको ट्रीट करने के लिए ना लिथियम दिया जाता था, लेकिन लिथियम मतलब एक अच्छा मिला है, मतलब ड्रग के रूप में यूज होता है, लेकिन ये भी एग्जैक्टली कितना मतलब ये बहुत मतलब ये क्या बोलते हैं, पॉइजनस है, तो इसीलिए हर पर्सन के लिए, मतलब जो भी पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसको कितना अमाउंट में देना है, कितना उसका बॉडी मतलब एज अ ड्रग, जैसे कोई भी ड्रग के रूप में खाना, उसका एक क्वांटिटी होना चाहिए, तो सबके बॉडी के रूप में, बॉडी के अकॉर्डिंगली वो क्वांटिटी होना चाहिए, तो ये लिथियम यूज किया जाता है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कि वो अब मेटल के रूप में मतलब यूज होगा टू ट्रीट polluted world polluted by excessive carbon emission। फिर आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक सेकेंड। फिर आते हैं हाँ, फिर यही ये इससे ही रिलेटेड न्यूज है, क्या बोले, हाँ लिथियम वाला, ये आगे पढ़ लोगे कि ये आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करेगा, जो कि न्यू मार्केट और न्यू सिट वो, क्योंकि बैटरी बनाने का होगा तो नया एक इंटरनेशनल ड्राइव शुरू हो जाएगा, तो ये आगे पढ़ लेना आगे। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक वेनेडियम सोर्स मिला है, तो वेनेडियम ये एक मेटल है जो कि किस लिए यूज होता है, इसका हाई वैल्यू मेटल जो है ये यूज होता है स्टील और टाइटेनियम, ठीक है, उसका स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेनेडियम यूज होता है। तो अरुणाचल प्रदेश वो हाइड्रो पावर जायंट बोला जाता था, लेकिन अब क्या है, अब इंडिया का प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वेनेडियम बनेगा। वेनेडियम यूज किस लिए होता है, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टील एंड टाइटेनियम, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बोला है कि ईस्टर्न हिमालय में वेनेडियम वो पाया गया है, कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इंडिया पहले कंज्यूमर रहा है वेनेडियम का, लेकिन कभी भी प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं रहा है, ठीक है। वो बाय प्रोडक्ट वेनेडियम निकालता था किससे, तो स्लैग से कलेक्ट करता था। जब वैनेडी फेरस मैग्नेटाइड ओर रहता है, वो आयरन का, मैग्नेटाइट ओर तो आयरन का होता है, तो उसमें वैनेडियम मेटल अगर मिक्स हो, वैनेडी फेरस मैग्नेटाइट ओर, ठीक है, तो इससे वो स्लैग जब कलेक्ट करता था, मतलब स्लैग का बाई प्रोडक्ट के रूप में वेनेडियम ये होता था, निकलता था। इंडिया कंज्यूम करता था 4%, ठीक है, वेनेडियम, और मतलब ग्लोबली जो वेनेडियम कंज्यूमिंग है, तो उसका 4% इंडिया, और चाइना जो 57% ऑफ वर्ल्ड्स वेनेडियम वो चाइना प्रोड्यूस करता है, और उसका कंज्यूम कितना करता है, 44%। तो इसीलिए चाइना क्या है, बाकी एक्सपोर्ट करता था। तो यही यहाँ पे मिला है, कहाँ कहाँ पे ये वेनेडियम मिला हुआ है, पैलियो प्रोटेरोजोइक कार्बोनेसिस फाइलाइट रॉक्स में, जो कि देपो और तमांग में है। तो इसका वो सारा कुछ दिया हुआ है। वेनेडियम मिनरलाइजेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश जियोलॉजिकली सिमिलर टू स्टोन कोल। तो ये सारा हो गया हमारा न्यूज़ आज का खत्म। तो कोई डाउट है यहाँ तक में? ये हमारा शीट भी खत्म हो गया, और अब तो सर बता ही दिए थे कि 29 को टेस्ट होगा। तो अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आज या कल पूछ सकते हो।